इथिक्स की आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सर्टेन राइट्स, व्हाई आर सर्टेन राइट्स कंसीडर्ड यूनिवर्सल इन नेचर। कुछ अधिकारों को प्रकृति में सार्वभौमिक क्यों माना जाता है? कुछ अधिकारों को प्रकृति में सार्वभौमिक क्यों माना जाता है? वाई आर सर्टेन राइट्स कंसीडर्ड यूनिवर्सल इन नेचर। अब देखिए, मिथिक्स के क्वेश्चन में मैं आपसे यही बताता हूं कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन करिए। यहां पर आपसे बात किया जा रहा है, अब सीधे इसका आंसर लिखने के बजाय पहले अंडरलाइन करके समझ लीजिए कि परीक्षा में जो क्या क्या चाहते हैं आपके उत्तर लेखन में। पहले बात की जा रही है, अधिकार की बात की जा रही है, उनकी प्रकृति की बात की जा रही है। फिर फिर ये कहा जा रहा है कि इनको सार्वभौमिक क्यों माना जाता है। अब उसका अंग्रेजी वर्जन भी देखिए, और आप सभी को देखना चाहिए, उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्जन जब आप पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होती हैं। वाई आर सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स की बात की जा रही है। कौन सी राइट्स? जो कि सर्टेन है, निश्चित है। सभी राइट्स की बात नहीं की जा रही है, कुछ ही राइट्स की बात की जा रही है। कंसिडर्ड यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब दुनिया में जहां भी चले जाइए वो चीजें सही मानी जाती हैं, सत्य मानी जाएंगी। कहां पर? इन नेचर, प्रकृति में। ठीक है। अब हम आइए इस सवाल का उत्तर अपनी परीक्षा में कैसे लिखेंगे, हम उसी पर बात करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के सवाल को लिखते समय पहले आप अप्रोच लिखेंगे। अप्रोच से एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट बातों को पूरी तरह से समझता है। और थोड़ा सा आप 5 से 7 मिनट अप्रोच लिखने में, मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा सा समय दीजिए अप्रोच लिखने में। पहले आप लिखेंगे, अधिकारों की परिभाषा लिखेंगे, और फिर संक्षेप में परिचय देंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे क्यों कुछ अधिकारों को प्रकृति में सार्वभौमिक माना जाता है, और उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। मतलब आपके उत्तर के 3 पार्ट होंगे। अब 3 पार्ट कैसे कैसे लिखेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट पैरा होगा वो आप लिखेंगे, अधिकारों का अर्थ व्यक्तियों और समूहों के दावे और पात्रता या हकदारी से है। हकदारी का मतलब इंटाइटलमेंट। और इन सारे दावों, पात्रता या हक को जो व्यक्ति है उसको क्यों मिलता है? क्योंकि ये उसके सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी माना जाता है, और लोगों की भलाई के लिए ये जरूरी है। तो आप इसमें, आपने इसमें क्या क्या लिखा? आपने आपने व्यक्तियों के दावे, पात्रता और हकदारी, इन 3 चीजों की बात की, और ये क्यों जरूरी है उनकी उनकी भी चर्चा आपने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला पैरा होगा। फिर उसके बाद दूसरे पैरा की पहली लाइन आपकी होगी, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति में सार्वभौमिक माना जाता है। क्योंकि, अब क्योंकि इससे बाद आपके पॉइंटर से स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पहला क्या है आपका? राइट टू हैव राइट्स, मतलब अधिकार होने का अधिकार। कि आप, हर किसी के पास अधिकार होना चाहिए। गरीब है या अमीर है, ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास पैसा है उसके पास ज्यादा अधिकार हो जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं। जो भी इंसान है, जो भी इस देश का नागरिक है, उन सबके अधिकार होंगे। तो पहले आप सार्वभौम अधिकारों की बात करेंगे, उन्हीं पर बात की जा रही है। वे सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं, क्योंकि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और समान रूप से पैदा हुए हैं, और इन सारे अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू हैव राइट्स। और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो होने का अधिकार है? आजादी के साथ जीवन जीना, ये एक क्या है? एक अधिकार है कि हम आजादी के साथ, स्वच्छंदता के साथ, अपने मन के हिसाब से एक जीवन जिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए। और दूसरा, जीवन जीने के साथ साथ स्वतंत्रता के अधिकार की पात्रता, ये जो चीजें हैं वो सार्वभौमिक अधिकार के तहत आती हैं। दे आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स, सिंस ऑल ह्यूमन बींग्स आर born फ्री एंड इक्वल। वी ऑल आर फ्री एंड इक्वल, they have a right to have rights.
We all have rights to have rights. For example, freedom is an essential condition for life, and entitlement of the right to freedom is hence a universal claim. ठीक है, तो ये जो है अंग्रेजी हिंदी दोनों में इसलिए बता दिया ताकि इस अंतर को आप समझ सकें। फिर क्या आप अगले पैरा पे लिखेंगे, वे प्राकृतिक अधिकार हैं, अर्थात वो प्रकृति के नियम से प्राप्त हुए हैं और किसी विशेष संस्कृति या सरकार या कानूनों या रीति रिवाज पर निर्भर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए मैं हिंदू परिवार में हूं तो मेरा कोई और अधिकार होगा, मैं मुस्लिम परिवार से हूं तो मेरा कोई और अधिकार होगा। ऐसा तो है नहीं। प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिया है, सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ये तो न किसी संस्कृति पर निर्भर है, न किसी सरकार के कानून पर निर्भर है और न रीति रिवाज पर निर्भर है। इसलिए जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार तो सार्वभौम अधिकार है। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बनाना, पहले तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, ऊपर वाले ने तो इस सृष्टि का निर्माण किया और उसके बाद ये सारे जो हमने नियम कानून बनाए तो बाद में आते हैं। तो ये जो प्राकृतिक अधिकार है ये सार्वभौमिक अधिकार है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। फिर आप उसी का दूसरा पॉइंटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है, इनको बारी बारी से आप पूरा डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। वे जाति, रंग, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता जैसे किसी भी भेदभाव के बिना सभी लोगों को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? शोषण के खिलाफ अधिकार, न्याय का अधिकार सभी लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। क्योंकि अगर किसी का शोषण होगा और उसके पास अधिकार नहीं होगा कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए, तो उसका जीवन प्रभावित होगा और इसलिए उनकी सार्वभौम उपलब्धता का एक मामला बनता है। ठीक है, इसी को मैं जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आए। They impact all people without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, nationality, etc. For example, right against exploitation and right to justice affects all people equally and hence makes a case for their universal availability. ठीक है, उसके बाद उसी पॉइंटर्स का जो दूसरा पैरा आप लिखेंगे, वे अहस्तांतरणीय हैं, मतलब उनको दूसरे लोगों को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे किसी भी अधिकार से अपवर्जन, मतलब इनको हटाया जाना, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन को हिंदी में अपवर्जन कहते हैं, भेदभाव, संसाधनों और अवसरों तक असमान पहुंच उनकी क्षमता का एहसास करने में असमर्थता को जन्म देगा। यानी कि एक भेदभाव की स्थिति को पैदा करेगा। कैसे पैदा करेगा वो मैंने अगले लाइन में लिखा है, किसी को भी गुलामी या दासता में रखा जाना संभव नहीं है, किसी को यातना नहीं दिया जा सकता और किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन के विपरीत हैं और ये उसके अधिकारों से उसको अपवर्जित करती हैं, उसको बाहर कर देती हैं। यानी कि ये उसके सार्वभौम अधिकार हैं, इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला पॉइंटर लिखेंगे, इक्वल चांस टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए सभी को एक समान मौका मिलना बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इस पैरा में आप लिखेंगे, मनुष्य को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जरूरत होती है। तो बुनियादी जरूरत क्या है मनुष्य की? देखिए उदाहरण आप हर पैरा में लिखेंगे। इथिक्स के पेपर में जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लिखेंगे आपको उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, उदाहरण के जरिए एक्सप्लेन करिए। किसी भी व्यक्ति को प्रतिभा और कौशल विकसित करने का अधिकार, अगर मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूं, अगर मैं बीटेक करना चाहता हूं, अगर मैं आईटी से स्किल डेवलप करना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहता हूं, मेरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। ये राइट है हमारा, ये सार्वभौम अधिकार है। अवसरों का अधिकार, अगर आईएएस मुझे बनना है, आईएएस की परीक्षा में बैठने से ये मेरा सार्वभौमिक अधिकार है और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है, आदि आदि। ये सारी चीजें इस बात को इंश्योर करती हैं कि कुछ वर्गों को भोजन, कपड़े,
और आश्रय के समान अवसर से भी वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अब यही सारी क्वेश्चन आप देखिए, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी परीक्षा में। इसी साल का पेपर उठा के देखिए, लगता है कि क्वेश्चन सिंपल है। असल में सिंपल तो है क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि क्या आप इंक्लूसिव ग्रोथ की लैंग्वेज को समझते हैं, उसके विजन को समझते हैं, उसके पीछे की पॉलिसी एंगल को समझते हैं, उन क्लॉज को क्या आप मेंशन करते हैं परीक्षा में। ये सारी चीजें हैं। अब ये सब लिखने के बाद आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन बड़ा नपातुला होगा। आप कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखेंगे, ऊपर चर्चा किए गए अधिकारों को समाज के समग्र विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक सशक्त व्यक्ति ही एक अस्थायी रूप से सशक्त समाज का नेतृत्व करेगा। अब मैं यहां पे सशक्त वर्ड क्यों यूज किया हूं, इसके पीछे भी एक सोच है हमारा। आज दुनिया भर की जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो इंपावरमेंट की बात कर रही हैं। इंपावरमेंट का मतलब सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब किसी व्यक्ति के सशक्त होने की बात। ये ही बात है, अगर व्यक्ति इंपावर्ड होगा तभी इंपावर्ड सोसाइटी का निर्माण होगा। इंपावर्ड इंडिविजुअल, इंपावर्ड सोसाइटी, ये उसी की बात है। यही पहला कंक्लूजन का पहला पैरा इसी की बात करता है। इन सार्वभौमिक अधिकारों का अधिकार, मतलब आप ये इन इन अधिकारों का आपके पास होना जरूरी है। आपको अधिकार है इन अधिकारों का होना, एक ऐसे विश्व के निर्माण में मदद करेगा। अब ये विश्व के निर्माण में क्यों लिख रहा हूं? इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सार्वभौमिक और प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है। भारतीय संविधान का उसमें रेफरेंस नहीं था, तो यहां पर आप पूरे विश्व का भी जिक्र कर सकते हैं। एक ऐसे विश्व के निर्माण में मदद करेगा जिसमें प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और और इसके बाद जो अंतिम लाइन होगी वो आपको लिखना है, क्योंकि आज दुनिया में एक बड़े हिस्से में ये चीजें चल रही हैं। जैसे यूक्रेन में आप देखिए, और भी दुनिया के बड़े हिस्से में देखिए, जो हिंसात्मक गतिविधियां हो रही हैं। तो हिंसात्मक गतिविधियों का मतलब क्या है कि आपसे जीवन जीने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव से सुरक्षित करते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे। ये हुआ आपके पहले प्रश्न का जवाब। आइए एक और छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित के महत्व की व्याख्या करें। चार छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके महत्व की व्याख्या करनी है। तो देखने में सिंपल टॉपिक है, हाँ सिंपल है, लेकिन इनको अगर आप ठीक से लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पहला टॉपिक है सार्वजनिक विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट। 200 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है इनको। दूसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा है चरित्र की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। और चौथा है सहानुभूति। तो ये जो सवाल आया था एग्जाम में, तो बच्चों ने क्या किया, उठाया क्वेश्चन और दनादन लिखना शुरू किए। और पहला लाइन ही नहीं पढ़े जिसपे लिखा था कि सिविल सेवा के संदर्भ में। मतलब जो भी लिखना है आपको एक प्रशासक को ध्यान में रखकर और प्रशासन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर ये सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो जितने लोगों ने जल्दी जल्दी में आंसर लिखा था, सबके सबके आंसर गलत हो गए। लेकिन जिस स्टूडेंट ने, जिस बच्चे ने ध्यान से पहले लाइन को पढ़ा और उस हर आंसर में सिविल सेवा के उदाहरणों से आंसर को स्पष्ट किया, जस्टिफाई किया, उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? अप्रोच, इसका अप्रोच क्या लिखेंगे? शब्दों को संक्षेप में परिभाषित करें। जितने भी शब्द इसमें चार के पूछे गए हैं उनको आप परिभाषित करेंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना ही है, सिविल सेवाओं में उदाहरणों का उपयोग करके प्रत्येक के महत्व को रेखांकित करेंगे। ऐसे नहीं कि आंख मूंद के आप लिखेंगे, आप सभी में सिविल सेवा के उदाहरण देंगे, क्योंकि सिविल सेवा से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया है। तो पहला लाइन क्या होगा? पहला लाइन एकदम नपातुला लिखेंगे आप। दी गई शब्दावलियां ऐसे गुणों को प्रदर्शित करती हैं जो एक सिविल सेवक के पास
समाज के प्रति अपने कर्तव्य के सच्चे निर्वहन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आपका सिविल सेवक भी आ गया, और जो कर्तव्य है और जो आपकी बात है आपकी पहली लाइन में आ गई। अब आप उठाएंगे हर एक टॉपिक को, पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण से उसको स्पष्ट करेंगे। पहला है सार्वजनिक विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे? यह सार्वजनिक कार्यालयों, संस्थानों और अधिकारियों में लोगों की विश्वसनीयता, सच्चाई या क्षमता में दृढ़ विश्वास। ठीक है, इन तीन चीजों की बात की गई है। इन तीन चीजों में दृढ़ विश्वास की बात होती है। जो पब्लिक ट्रस्ट है, किस चीज के विश्वास की बात होती है? विश्वसनीयता में विश्वास होना चाहिए, जो ऑफिसर है उसकी सच्चाई में विश्वास होना चाहिए, उसकी क्षमता में विश्वास होना चाहिए। यानी किसी अधिकारी या संस्था या तंत्र द्वारा निर्देशित जनता के विश्वास और विश्वास का माप, इसकी बात करता है सार्वजनिक विश्वास, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट। उच्च सार्वजनिक विश्वास एक सिविल सेवक को साहसिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जबकि जनता का कम विश्वास हर गतिविधि पर सवाल उठाता है। यानी कि जनता का विश्वास सर्वोपरि है। तो ये दो लाइन आप अपने 90 तुल्य लैंग्वेज में लिखेंगे। इसे लगातार अच्छे प्रदर्शन और अपेक्षित सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अब उदाहरण देंगे सिविल सेवा के संदर्भ में। चुनाव आयोग का उदाहरण दे सकते हैं। आप देखिए, आपके देश में चुनाव आयोग की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जनता उस पर काफी भरोसा करती है, और इसी को व्याख्या करके लिखेंगे कि चुनाव आयोग पर जनता को दृढ़ विश्वास है, और इस विश्वास ने विधानमंडल के समर्थन के बिना भी आदर्श आचार संहिता को लागू करने में मदद की है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं है कि चुनाव आयोग को अधिकार दे या चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता को लागू करे, उसके बाद भी क्योंकि संविधान ने उसको क्षमता दी है, उसको ताकत दी है, तो चुनाव आयोग उस समर्थन के बिना भी अपने दम पर जो आदर्श आचार संहिता है उसको लागू करता है और पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ठीक है, एक उदाहरण आप भ्रष्टाचार का उदाहरण दे सकते हैं। एक तो अच्छा उदाहरण हो गया, थोड़ा सा खराब उदाहरण दे दीजिए, नकारात्मक। रिश्वतखोरी को एक कुख्यात बुराई के रूप में माना जाता है, और ये इसलिए माना जाता है कि इसने राजनीतिक भ्रष्टाचार की संस्कृति में योगदान दिया है, और इसकी वजह से जनता का विश्वास कम हो जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जनता का विश्वास हाल के दिनों में राजनीति में कम हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी वजह रिश्वतखोरी यानी कि करप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। यह सच्चाई, पूर्वाग्रह रहित, निष्पक्ष होने और किसी से प्रभावित होने की बजाय तथ्य आधारित विचारों को बल देने का गुण है। ठीक है, निष्पक्षता एक सिविल सेवक को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और धारणाओं से ऊपर उठने और व्यापक हित में कार्रवाई करने में मदद करती है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना बहुत जरूरी है, बिना उदाहरण देने नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा, एथिक्स का पेपर है। ठीक है, अब उदाहरण क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की जनता में छवि अच्छी है, तो छवि से क्या हो गया? अगर उस पर चोरी के आरोप हैं, भ्रष्टाचारों के आरोप हैं, और वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, तो जज जो महोदय हैं, माननीय न्यायालय है, उसकी छवि के आधार पर तो निर्णय लेगा नहीं, वो तो सबूतों के आधार पर निर्णय लेगा। अगर उस व्यक्ति ने, उस अधिकारी ने भ्रष्टाचार में संलिप्तता उसकी सामने आ रही है, तो क्या करेंगे? जो माननीय न्यायालय है वो उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे, न कि उस छवि के आधार पर। मतलब जो माननीय न्यायालय होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, एक सामान्य सा उदाहरण था, और ये आपकी बात को पूरा करता है। तीसरा क्वेश्चन है चरित्र की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जो चरित्र की ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, किसी व्यक्ति की उस क्षमता का पता लगाता है कि आप प्रतिकूल परिस्थिति में कितने दृढ़ हैं, कितने फर्म हैं, कितने ताकतवर हैं। अरे जब हवा का झोंका चल रहा है, उस झोंके से तो सभी लोग चल लेंगे। कितने लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़े रहते हैं,
और डट के खड़े रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर ऐसे ही खड़े रहते हैं। आईएएस ऑफिसर इस देश के अनसंग हीरोज हैं। वो इस देश के पिलर्स हैं, उस देश को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके चरित्र की ताकत उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप इस देश को दुनिया के मजबूत लोकतंत्र में से एक बना सकें। तो ये आपकी पहली परिभाषा है। फिर ये कितना दृढ़ रह सकता है कि वो आप गलत कार्यों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और ये जो है कठिनाइयों के समय आपकी परीक्षा करता है। या तो आपका पहला पैरा हो गया। अब चरित्र की ताकत में दूसरा पैरा क्या होगा आपका? दूसरा पैरा ना थोड़ा सा आप तर्क के आधार पे लिखेंगे। तर्क के आधार पे क्या लिखेंगे? कि यदि कोई व्यक्ति चरित्र की उच्च शक्ति रखता है, तो संकट की स्थिति में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा। उसका चरित्र मजबूत है, उसने अपने संस्कारों को मजबूत किया है, तो कितने भी संकट होंगे, कितने भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा। चाहे कितने भी सामाजिक आलोचनाओं का सामना करना पड़े, कितनी भी आर्थिक चुनौतियां आए, या कितनी भी राजनीतिक उसके खिलाफ साजिशें हों, वो उन सब की स्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहेगा। और फिर लास्ट में आप लिखेंगे, चूंकि सिविल सेवक के संदर्भ में सारे सवाल पूछे गए हैं, यह ताकत एक सिविल सेवक को किसी भी गैर कानूनी या ऐसी मांग को दृढ़ता से नहीं करने में मदद करता है जो आम जनता के खिलाफ हो। आए दिन आप अक्सर सुनते हैं कि सिविल सेवकों को, आईएएस ऑफिसर्स को कई बार प्रलोभन देने की कोशिश की जाती है। कब दी जाती है? आप देखिए, दंगों के दौरान, टेंडर पास करना, या आपदाओं के समय। आप देखिए, जब दंगे होते हैं, जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो कुछ लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लालच दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वो संविधान से जुड़ा हुआ है, उसके चरित्र मजबूत हैं, तो कहेगा कि हम तो जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हाल के दिनों में जो विभिन्न राज्यों में कुछ आप देख रहे हैं स्थितियां पैदा हुई थी, और कुछ आईएएस ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्हीं के कर्म की बदौलत ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। ऐसे ऑफिसर्स इस देश के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, ये तो भावनाओं की बात हो गई। दूसरा, टेंडर पास करना। आप देखते हैं कि टेंडर पास करने में कितने लोग लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार का पैसा पीछे से आया रहता है कि पैसा दे के हम बाबू साहब से काम करा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। अधिकारी अब नहीं करते हैं, क्योंकि चरित्र की ताकत से जुड़े हुए हैं। और तीसरा, आपदाओं के दौरान काम करना। जब कहीं आपदा आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि अधिकारी आंख मूंद करके उस वहां से किनारे हो जाएगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी आपदा है, अधिकारी, आईएएस ऑफिसर वहां जाएगा, उनसे निपटेगा, उन चुनौतियों से, वहां जो जरूरत की चीजें हैं वह मुहैया कराएगा आम जनता को, और जनता की सेवा करेगा। चौथा क्वेश्चन है सहानुभूति, इंपैथी। तो इंपैथी को कैसे लिखेंगे, इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। इंपैथी या सहानुभूति, यह खुद को दूसरे की स्थिति में रखने और उनकी भावनाओं को समझने और उसको अनुभव करने की क्षमता है। मान लीजिए किसी के सामने जो आर्थिक चुनौती है, स्वास्थ्य की चुनौती है, या दूसरे तरह की चुनौती है, तो आप उस जगह खुद को रखेंगे। एक आईएएस ऑफिसर उस जगह खुद को रखेगा और उन भावनाओं को समझेगा, और फिर उस सहानुभूति को महसूस करते हुए काम करेगा। ठीक है। जब तक आईएएस ऑफिसर इस तरह की इंपैथी नहीं रखेंगे, जब तक इस तरह की सहानुभूति नहीं रखेंगे आम जनता के बारे में, तो वो उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं। और जब नहीं समझेंगे, तो सार्वजनिक सेवाओं में सुधार नहीं होगा। ठीक है। अब एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण का ये होगा कि एक इम्पैथेटिक जो ऑफिशियल है, मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं किसी जिले में, और आप जाते हैं और देखते हैं कि आपकी कार्यालय में एक दो दिव्यांग लोग हैं। तो आप क्या करेंगे? आपके नजरअंदाज कर देंगे? आप उनके लिए ऐसे टॉयलेट की व्यवस्था कराएंगे जो कि दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पे टॉयलेट होते हैं। अगर आपका ऑफिस कुछ ऊंचाई पे है, तो वहां रैंप की व्यवस्था करेंगे, सीढ़ियों में कुछ इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि उनको चढ़ने उतरने में दिक्कतें न हो। तो ये शो करेगा कि जो आईएएस ऑफिसर हैं वो इम्पैथेटिक हैं। तो ये कुछ सवाल थे आज के इथिक्स के क्लास के। उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।